हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 78 तक क्वेश्चन देखे थे, उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। थ्योरी दोस्तों पढ़ते रहिए और क्वेश्चन दोस्तों हमने बहुत से आपको इसी चैनल पे कराए हैं, आप अगर देखना चाहेंगे तो देखिएगा। राजीव बुक को देखिएगा, हरियंत बुक को देखिएगा, यूथ बुक के सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों हम एक बार करा चुके हैं, आप उनको भी देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सम्मिलित है? इसमें देखिए, बताइए कौन सा सही सम्मिलित है। गांव की जनसंख्या, पंचायत सदस्यों की संख्या, पंचायत सदस्यों की संख्या। इसमें देखिए 1000 जनसंख्या पर 7 सदस्य होते हैं, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। 1000 जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। ये तो गलत है। आगे देखिए 1000 से 2000 की जनसंख्या पर 11 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। 1000 से लेके 2000 की जनसंख्या के बीच कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं, यानी कि इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है, इसको याद रखिएगा। और 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य, 1000 जनसंख्या पर 9 सदस्य। 2000 से 3000 की जनसंख्या पर 13 सदस्य, 2000 से 3000 की जनसंख्या पर 13 सदस्य। 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य, 3000 की अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य। आपको 9, 11, 13, 15 याद रखने हैं। 9, 11, 13, 15। इसमें देखिए एक बार 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य, 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य। 1000 से 2000 की जनसंख्या पर 11 सदस्य। कितने सदस्य? 11 सदस्य। 2000 से 3000 की जनसंख्या पर 13 सदस्य, 2000 से 3000 की जनसंख्या पर 13 सदस्य। 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य, 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य। इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स। आप इनमें देखिए फ्रेंड्स, दो दो का अंतर है। कितने का अंतर? 2 का अंतर है, यानी कि 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15 फ्रेंड्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15 और 1000 से 3000 तक याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति के कार्यों में शामिल है। आपको देखना है इसमें ग्राम पंचायत की जो भूमि प्रबंधन समिति होती है उसके कार्य में क्या क्या शामिल है। देखिए इसमें भूमि बंदोबस्त का प्रबंध करना। किसका? भूमि बंदोबस्त का प्रबंध करना। वन तथा वृक्षों का परीक्षण, हाटों बाजारों और मेलों का प्रबंध, हाटों बाजारों और मेलों का प्रबंध। उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। भूमि प्रबंधन समिति ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण समिति है। ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण समिति है। कौन सी? भूमि प्रबंधन समिति। इसके कार्यों में भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध, वन तथा वृक्षों का परीक्षण, वन तथा वृक्षों का परीक्षण, जलाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास, जोत चकबंदी में सहायता इत्यादि शामिल है। जोत चकबंदी में सहायता इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या, न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या कम से कम और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? देखिए इसमें प्रत्येक न्याय पंचायत में, किसमें? प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या कम से कम और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ये फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। कम से कम और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 10 से 15। कितनी हो सकती है? 10 से 15, यानी कम से कम 10, अधिक से अधिक 15। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है, इसको याद रखिएगा। प्रत्येक न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 15। उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी। कौन सा? मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम पंचायतों के संयोग से संचालित योजनाओं में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? देखिए इसमें बताइए ग्राम पंचायतों के संयोग से संचालित योजनाओं में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? देखिए इसमें मध्याह्न भोजन योजना सही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो फ्रेंड्स याद रखिए केसीसी। ठीक है, केसीसी इसके अंतर्गत नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके अंतर्गत? ग्राम पंचायत के संयोग से संचालित योजनाओं में से। इसमें देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित अन्य वाणिज्यिक बैंकों के संयोग से संचालित की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित अन्य वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत में स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया? देखिए फ्रेंड, बताइए कितना सरल क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा। देखिए इसमें अनुच्छेद 243 घ में किसमें किया गया? अनुच्छेद 243 घ में। इसका आंसर सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ में पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए
स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 243 घ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण किस अनुपात में प्रदान किया गया? देखिए इसमें बताइए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण किस अनुपात में प्रदान किया गया? देखिए इसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में। किस अनुपात में? उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में। इसका आंसर भी सही है, इसका आंसर भी सही है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में। इसमें देखिए, अनुच्छेद 243 घ के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का अनुपात उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से होता है। किससे होता है? उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की स्त्री के लिए 1/3 आरक्षण के प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? देखिए इसमें बताइए, पंचायतों में अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 घ के 2 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 243 घ के 2 में। इसका आंसर सी सही है, अनुच्छेद 243 घ के 2 में। इसमें देखिए, संविधान का अनुच्छेद 243 घ के 2 के अनुसार इस वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान, कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की स्त्री के लिए आरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए इसमें बताइए, तो फ्रेंड्स याद रखिए, अनुच्छेद 243 घ के 3 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 243 घ के 3 में। इसका आंसर ए सही है, अनुच्छेद 243 घ के 3 में। संविधान के अनुच्छेद 243 घ के 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों के कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसकी असत्य कथन की पहचान कीजिए? देखिए इसमें बताइए, कौन सा कथन असत्य है? पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए भी 1/3 आरक्षण व्यवस्था, ये भी सही है। अनुसूचित जाति व जनजातियों की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, यानी कि यही गलत है। इसका आंसर सी असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर सी सही है, यानी कि सी असत्य है। इसमें देखिए, पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण की सुविधा है। कितने तिहाई? 1/3 आरक्षण की सुविधा है, जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा कुल महिलाओं के आरक्षण अनुपात में ही शामिल होता है, कुल महिलाओं के आरक्षण अनुपात में ही शामिल होता है। अलग से 50% आरक्षण की सुविधा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, किसके लिए? पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दिए जाने वाला आरक्षण राज्य के किस उपबंध के तहत आता है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सुविवेकी उपबंध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सुविवेकी उपबंध के अंतर्गत। इसका आंसर भी सही है। पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी को दिए जाने वाला आरक्षण राज्य के विवेकाधिकार के अधीन है, राज्य के विवेकाधिकार के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा देता है? देखिए इसमें बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा देता है? देखिए इसमें, अनुच्छेद 243 घ के 6 में। किसमें है? अनुच्छेद 243 घ के 6 में। इस टाइप के अनुच्छेद फ्रेंड्स आपको याद करने पड़ेंगे। इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर ए सही है, अनुच्छेद 243 घ के 6 में। इसमें देखिए, अनुच्छेद 243 घ के 6 में किसी राज्य विधानमंडल को अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को पंचायत में आरक्षण देने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 243 घ के 6 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण संबंधी विधि बनाए जाने का प्राधिकार है। देखिए फ्रेंड्स, किसके पास है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल के पास है। किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास। इसका आंसर भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 घ के 4 के अनुसार ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष के पद हेतु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए पंचायत में आरक्षण के संबंध में राज्य विधानमंडल विधि बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 घ के 4 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत के तीनों स्तरों पर, कौन से स्तरों पर? पंचायत के तीनों स्तरों पर अध्यक्ष पद के लिए, किसके लिए? अध्यक्ष पद के लिए स्त्रियों हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए जाते हैं? देखिए इसमें,
तो फ्रेंड्स याद रखिए एक तिहाई कितने, एक तिहाई, इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए सही है, एक तिहाई। संविधान के अनुच्छेद 240 घ के 4 के अंतर्गत पंचायत के अध्यक्षों के एक तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। कितने, एक तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 240 घ के 4 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसकी, असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए इसमें बताइए कौन सा कथन असत्य है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनुपात उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। बिल्कुल सही है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। किसकी जनसंख्या के अनुपात में, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में। आगे देखिए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित है। एक तिहाई स्थान आरक्षित है, ये भी सही है। कितने आरक्षित हैं, एक तिहाई स्थान आरक्षित है। किसके लिए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए। आपको देखना क्या, आपको देखना असत्य कथन। पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग के, पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना राज्य विधानमंडल के लिए बाध्यता है। बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, बाध्यता नहीं है। कैसा है, स्वविवेकी के अंतर्गत है। यानी कि फ्रेंड्स इसका आंसर सी असत्य है, इसका आंसर सी असत्य है। इसमें देखिए, पंचायत के अध्यक्षों के पद स्त्रियों के लिए एक तिहाई आरक्षित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 243 घ के 6 के तहत राज्य विधानमंडल पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए विधि बना सकती है। क्या बना सकती है, आरक्षण प्रदान करने के लिए विधि बना सकती है। किनके लिए, पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए। ये विधानमंडल की विवेकाधीन शक्ति है। कैसी शक्ति है, विवेकाधीन शक्ति। इसी को याद रखिएगा, विवेकाधीन शक्ति है। राज्य विधानमंडल के लिए बाध्यता नहीं है, राज्य विधानमंडल के लिए बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत में महिला आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है। देखिए इसमें बताइए, पंचायत में महिला आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा समय सीमा निर्धारित नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है। अनुच्छेद 243 घ के 3 के अनुसार पंचायत में न्यूनतम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना अनिवार्य है। पंचायत में महिला आरक्षण की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई। देश के कई राज्यों ने 50% या उससे अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। देश के कई राज्यों ने 50% या उससे अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनमें सबसे पहला राज्य कौन सा है, बिहार है। कौन सा है, बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। देखिए फ्रेंड बताइए कौन सा है, अभी आपने जाना कौन सा है, बिहार है। इसका आंसर ए सही है, बिहार है। 2006 में बिहार द्वारा पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है, ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य। इसको भी याद रखिए कब, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टा संबंधित है। देखिए फ्रेंड बताइए टा किससे संबंधित है, कौन सा, 243 टा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग से। किससे संबंधित है, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग से। इसका आंसर बी सही है, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग है। देखिए बताइए राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। इसका आंसर डी सही है, संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 243 टा के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किसके तहत, अनुच्छेद 243 टा के तहत, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जिसमें कौन होता है, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ये एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए फ्रेंड्स बताइए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। इसका आंसर सी सही है, राज्यपाल द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 243(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि अवधारित की जाती है। देखिए मैंने बताइए किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखिए राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। इसमें देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(2) के तहत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(2) के तहत किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए, किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा अवधारित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा राज्यपाल द्वारा अवधारित की जाएगी।
विधि कौन बनाएगा? विधि कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का प्राधिकार किसके पास है? इसमें देखिए और बताइए, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का प्राधिकार किसके पास है? फ्रेंड्स याद रखिए, विधानमंडल के पास है। किसके पास है? विधानमंडल के पास है। इसका आंसर डी सही है, विधानमंडल के पास है। पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का प्राधिकार विधानमंडल के पास है। इसमें देखिए, संविधान के अनुच्छेद 233(4) के अधीन, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। कौन कर सकेगा? राज्य विधानमंडल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं? देखिए इसमें बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग को किसको? राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। इसका आंसर ए सही है, राज्यपाल द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर किसी राज्य का राज्यपाल उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितनी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मांग की जाएगी। जितनी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मांग की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए इसमें बताइए, अलाभकारी परिवर्तन। कैसे अलाभकारी परिवर्तन? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, किसी के द्वारा नहीं, यानी अलाभकारी परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है, लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है? याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसी के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताइए। किसके संबंध में? राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में। देखिए और बताइए असत्य कथन कौन सा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है, बिल्कुल पद है। कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती नहीं फ्रेंड्स, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। यानी कि यही असत्य है। इसका आंसर बी सही है। ये पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी। ये भी सही है। इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी वृत्ति उपलब्ध कराए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। पंचायत निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, न कि विधानमंडल द्वारा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। अब आपको देखना है इसमें सत्य कथन कौन सा है। किसके संबंध में? राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में। देखिए इसमें, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती, बिल्कुल गलत है। किसके द्वारा की जाती? राज्यपाल द्वारा की जाती। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से और उन्हीं आधारों से हटाया जाएगा। किसको? राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत और उन्हीं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीत से, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से और उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसमें देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, ना कि मुख्यमंत्री द्वारा। राज्यपाल द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, उसकी सेवा की शर्तें, नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये आपने अभी देखा था। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने का प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। किसके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल है। देखिए अपने बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में क्या क्या शामिल है। पंचायत निर्वाचन नामावली तैयार कराना। आगे देखिए, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना। क्या करना? निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना। निर्देशन और नियंत्रण करना। निर्देशन और नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत गठित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है। पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में, तो फ्रेंड्स याद रखिए, अनुच्छेद 243 के तहत। इसका आंसर सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 की कोई बात
अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगी? 243 घ की कोई बात अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगी? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243 घ की कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य में लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 243 घ की कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत संबंधी भाग 9 का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए इसमें बताइए, पंचायत संबंधी भाग 9 का विस्तार, किसका विस्तार? भाग 9 का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। भाग 9 का विस्तार संसद द्वारा किया जा सकता है। याद रखिए फ्रेंड्स, संविधान का अनुच्छेद 243(4) के तहत संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। देखिए इसमें बताइए कौन सा कथन असत्य है? राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री द्वारा कराई जाती नहीं फ्रेंड्स। अभी आपने देखा था राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा कराई जाती। राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम है। कौन? राज्य विधानमंडल। ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसके कर्मचारी कौन उपलब्ध कराता है? राज्यपाल, ना कि मुख्यमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल कराता है ना कि मुख्यमंत्री। इसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 243(3) के अनुसार जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता अनुसार कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा। कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? राज्यपाल कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से कराया जा रहा है? देखिए इसमें बताइए, पंचायतों को चुनाव, किसका चुनाव? पंचायतों को चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से कराया जा रहा है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1995 से। कब से? वर्ष 1995 से। इसका आंसर सी सही है। पंचायतों को चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। देखिए इसमें बताइए, पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसकी बात हो रही है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति। तो फ्रेंड्स याद रखिए राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। इसका आंसर सी सही है, राज्य सरकार द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन ग्राम पंचायतों की निर्वाचन नामावली तैयार करवाता है। नामावली तैयार करवाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? देखिए इसमें पंचायत चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? इसमें देखिए और बताइए, संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? किसके? पंचायत चुनावों की। तो फ्रेंड्स याद रखिए जिलाधिकारी। कौन करता है? जिलाधिकारी। इसका आंसर सी सही है, जिलाधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिलाधिकारी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट जिले में निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। देखिए फ्रेंड बताइए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? जिलाधिकारी द्वारा। इसका आंसर भी सही है, जिलाधिकारी द्वारा। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए, किसके लिए? प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा। जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट, जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा। किसका होगा? राज्य सरकार का अधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए इसमें बताइए सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। अब आपको देखना सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जिलाधिकारी। कौन करता है? जिलाधिकारी। इसका आंसर सी सही है, जिलाधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? जिलाधिकारी। और सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? इसकी भी जिलाधिकारी, इसकी भी जिलाधिकारी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जिलाधिकारी करता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसमें देखिए सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसकी सहायता के लिए होती है? निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए। कौन करता है? जिलाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? किसका? मतदान स्थल का। तो फ्रेंड्स याद रखिए निर्वाचन अधिकारी। कौन करता है? निर्वाचन अधिकारी। इसका आंसर डी सही है, निर्वाचन अधिकारी।
निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से, याद रखिए इस पॉइंट को, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से प्रत्येक क्षेत्र के लिए मतदान स्थल का निर्धारण करेगा। कौन करेगा? निर्वाचन अधिकारी। किसकी पूर्व अनुमति के बाद? जिलाधिकारी की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? देखिए इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती, बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, यानी कि इसका पहला ही सही है। रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा, किसके द्वारा? जिलाधिकारी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसकी नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा। सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति इसकी भी जिलाधिकारी द्वारा, इसकी भी जिलाधिकारी द्वारा। मतदान अधिकारी नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी द्वारा, यानी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यानी कि इसका आंसर ए सही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। इसमें देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। इनको ना अच्छे से याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा, किसके द्वारा? जिलाधिकारी द्वारा। सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति इसकी भी जिलाधिकारी द्वारा, सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी, सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी जिलाधिकारी द्वारा। मतदान अधिकारी किसकी? मतदान अधिकारी की नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, यानी कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए इसमें बताइए, अब पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन अधिकारी द्वारा, यानी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी द्वारा। और मतदान अधिकारी की नियुक्ति इसकी भी निर्वाचन अधिकारी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए और पीठासीन अधिकारी को भी याद रखिए, निर्वाचन अधिकारी द्वारा। इसमें देखिए निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा। मतदान अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा। एक ही व्यक्ति एक से अधिक मतदान स्थल के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, यानी एक से अधिक स्थानों के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इन सभी नियुक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा? देखिए इसमें बताइए, तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा? कौन अनुपस्थित है? मतदान अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स याद रखिए मतदान अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो मतदान अध्यक्ष के स्थान पर कौन आएगा? मतदान अधिकारी आएगा। कौन आएगा? अध्यक्ष के स्थान पर अधिकारी आएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए मतदान अधिकारी, इसका आंसर बी सही है, मतदान अधिकारी। यदि पीठासीन अधिकारी मतदान अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी करता है। कौन करता है? मतदान अधिकारी। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? निर्वाचन अधिकारी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदान अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए अपने बताइए, मतदान अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा निर्वाचन अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन अधिकारी द्वारा, यानी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। इसका आंसर ए और डी दोनों सही है, ए और डी दोनों सही है। याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक मतदान स्थल के लिए मतदान अधिकारियों की आवश्यकता अनुसार नियुक्ति की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन अभिकर्ता, अब कौन है ये? अब है ये निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए इसमें बताइए, निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए निर्वाचन का उम्मीदवार। किसके द्वारा? निर्वाचन का उम्मीदवार। निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचक को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता। कौन कर सकता है? निर्वाचन का उम्मीदवार। इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को दी जाती है। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को दी जाती। किसके द्वारा? निर्वाचन के उम्मीदवार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए उम्मीदवार। कौन करता है? उम्मीदवार। इसका आंसर डी सही है, उम्मीदवार। निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ग्राम पंचायत के निर्वाचकों में से एक अन्य व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतदान अभिकर्ता नियुक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त करता है। कौन करता है? उम्मीदवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बात की फ्रेंड्स गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप इनको ना अच्छे से याद करिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा क्वेश्चन, पंचायत चुनावों में किसमें? पंचायत चुनावों में नियुक्त अधिकारियों का सही वरिष्ठतम क्रम क्या है? पंचायत चुनावों में नियुक्त अधिकारियों का सही वरिष्ठतम क्रम क्या है? देखिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत सरल है, बस आपको याद होनी चाहिए तभी सरल है फ्रेंड्स। जैसे निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के बाद कौन आएगा? उसका सहायक आएगा। कौन आएगा? उसका सहायक आएगा, यानी कि निर्वाचन अधिकारी के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी, और सहायक निर्वाचन अधिकारी के बाद कौन आएगा? पीठासीन अधिकारी। सहायक निर्वाचन अधिकारी के बाद कौन आएगा? पीठासीन अधिकारी।
पीठासीन अधिकारी की बात कौन आएगा? मतदान अधिकारी यानी मतदान अध्यक्ष, यानी मतदान अध्यक्ष। और मतदान अध्यक्ष के बाद फ्रेंड्स आपको क्या बताया था? मतदान अधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी। इसका आंसर ये सही है, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी। अधिकारियों का वरिष्ठतम क्रम, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनावों से संबंधित प्रतीकों की सूची संबंधी सूचना कौन जारी करता है? देखिए इसमें बताइए, प्रतीकों की सूची संबंधी सूचना कौन जारी करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसका आंसर ए सही है, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका आंसर ए सही है, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठतम क्रम बताइए। देखिए इसमें बताइए, मतदान स्थल पर, किस स्थल पर? मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठतम क्रम देखिए। तो फ्रेंड्स आपको ना इसमें देखना, जैसे पीठासीन अधिकारी दिया, मतदान अधिकारी दिया और बीएलओ दिया है, इन्हीं तीन में देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा था पीठासीन अधिकारी यानी कि मतदान अध्यक्ष, यानी कि मतदान अध्यक्ष के बाद कौन आएगा? मतदान अधिकारी, यानी पीठासीन अधिकारी, उसके बाद मतदान अधिकारी और मतदान अधिकारी के बाद बीएलओ। इसका आंसर ए सही है, बीएलओ। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि निर्वाचन अधिकारी, उसके बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी, उसके बाद पीठासीन अधिकारी, फिर मतदान अधिकारी, फिर बीएलओ। निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बीएलओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदान स्थल में प्रवेश को कौन सुनिश्चित करता है? देखिए इसमें बताइए, मतदान स्थल में प्रवेश को कौन सुनिश्चित करता है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, मतदान अध्यक्ष। कौन करता है? मतदान अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, मतदान अध्यक्ष। इसका आंसर ए सही है, मतदान अध्यक्ष। मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को निश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। कौन सा कथन देखना है आपको? असत्य कथन देखना। मतगणना और परिणाम की घोषणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम स्तर होता है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में, किसके क्रम में? राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन अधिकारी मतगणना की तिथि जारी करता है। कौन करता है मतगणना की तिथि जारी? निर्वाचन अधिकारी। कौन करता है? निर्वाचन अधिकारी। मतगणना की तिथि किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं की जा सकती, किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं की जा सकती। यानी फ्रेंड्स यही असत्य है। कौन सा सत्य है? इसका आंसर सी सही है, सी असत्य है। याद रखिए फ्रेंड्स, यदि मतों की गणना के लिए, किसके लिए? यदि मतों की गणना के लिए नियत तिथि पर मत पेटिकाएं निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त ना हो या किसी अन्य कारण से तो वह मतगणना करने में असमर्थ हो। कैसा हो? मतगणना करने में असमर्थ हो तो वह राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति से मतगणना की तिथि परिवर्तित कर सकता है। मतगणना की तिथि परिवर्तित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतगणना को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का उत्तरदायित्व किस प्राधिकारी को? देखिए इसमें बताइए, मतगणना को शांतिपूर्ण, कैसे शांतिपूर्ण संपन्न कराने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी के पास है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, रिटर्निंग ऑफिसर के पास। किसके पास? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। इसका आंसर ए सही है। निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर का दायित्व है कि मतगणना को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त एवं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतगणना के दौरान, किसके दौरान? मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का आकलन और निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इसमें, जिला पुलिस प्रमुख के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसमें देखिए, मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का आकलन और निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला पुलिस प्रमुख से विचार विमर्श करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतगणना के संबंध में सामान्य प्रक्रिया क्रमशः अपनाई जाती है। किसके संबंध में? मतगणना के संबंध में। देखिए इसमें, मतगणना के संबंध में सामान्य प्रक्रिया क्रमशः कैसे अपनाई जाती है? देखिए, मतपेटियों की जांच, क्या करना? मतपेटियों की जांच, सबसे पहले मतपेटियों की जांच करना। उम्मीदवारों द्वारा मतपेटियों का निरीक्षण, मतपेटिकाओं में गड़बड़ी के संबंध में टिप्पणी, मतगणना की गोपनीयता। तो फ्रेंड्स ये ना सभी सही है। इसी तरह से याद रखिए फ्रेंड्स, ये सभी सही हैं। ठीक है, इसका क्रम यही सही है, इसका आंसर सी सही है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि मतगणना के संबंध में सामान्य प्रक्रिया क्रमशः अपनाई जाती है। मतपेटिकाओं की जांच, उम्मीदवारों द्वारा मतपेटिकाओं का निरीक्षण, मतपेटिकाओं में गड़बड़ी के संबंध में टिप्पणी, मतगणना की गोपनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्रों की छपाई और उनका मूल्य निर्धारण किसका दायित्व है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, जिलाधिकारी का। किसका है? जिलाधिकारी का। इसका आंसर ए सही है, जिलाधिकारी का। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्देशन पत्रों की छपाई
और उम्मीदवारों को उनकी पूर्ति की व्यवस्था करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष 32 विभागों को कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लाया गया? हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लाया गया, देखिए इसमें बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए 1997 में। कब लाया गया? 1997 में। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक सुधार आयोग 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई। कब की गई? 1997 में। कितने विभागों के कार्य चिन्हित कर? 32 विभागों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए इसमें बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसको देखना है आपको? विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1995 में। कब किया गया? वर्ष 1995 में। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की कितनी कार्यकारी संस्थाएं होती हैं? देखिए इसमें बताइए, ग्राम सभा की, किसकी? ग्राम सभा की कितनी कार्यकारी संस्थाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए 2 होती हैं। कौन सी होती हैं? 2 होती हैं, ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन समिति। कौन कौन सी होती है? ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन समिति। इसका आंसर बी सही है, याद रखिएगा। ग्राम सभा के संबंध में असत्य कथन बताइए। इसमें ग्राम सभा के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? देखिए, ग्राम सभा की बैठक के लिए गण पूर्ति सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, 1/5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/5 होनी चाहिए, यानी कि इसका आंसर ए सही है। यही असत्य कथन है। ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठकें आवश्यक हैं। बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की पहली बैठक खरीफ की फसल कटने के बाद, दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के बाद। ग्राम सभा की 2 कार्यकारी संस्थाएं होती हैं, ये भी आपने अभी देखी थी, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधन समिति। ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधन समिति। इसके सदस्यों में गांव के सभी वयस्क पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। कैसे व्यक्ति होते हैं? पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम सभा की बैठक के लिए गण पूर्ति संख्या 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची का रख रखाव और संरक्षण किसके प्राधिकार में होता है? और संरक्षण किसके प्राधिकार में होता है? देखिए इसमें निर्वाचन पंजीयन अधिकारी। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर ए सही है, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी। इसका आंसर ए सही है, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी। राज्य सरकार के आदेशानुसार ग्राम पंचायत की 1 प्रति निर्वाचन पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर अपने कार्यालय में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? अपने कार्यालय में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों के लिए तिथियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अब इसमें देखकर बताइए, पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए तिथियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसका निर्धारण? तिथियों का निर्धारण। तो फ्रेंड्स याद रखिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका आंसर वी सही है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। पंचायतों के सामान्य निर्वाचन की तिथियों का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामांकन प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान व समय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देखिए इसमें बताइए, नामांकन प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान व समय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। किसके द्वारा? जिलाधिकारी द्वारा। इसका आंसर डी सही है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव से उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का दिनांक, स्थान व समय कौन निर्धारित करता है? देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिए जिलाधिकारी। कौन करता है? जिलाधिकारी। इसका आंसर सी सही है, जिलाधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों से नामांकन वापस लेने का दिनांक, समय व स्थान का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? जिलाधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। देखिए अपने बताइए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किसकी? संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखिए अनुच्छेद 243 छा से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 छा से संबंधित है। कौन संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए कुल कितने विषय आरक्षित हैं? कितना हलवा क्वेश्चन है, देखिए इसमें बताइए 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए कुल कितने विषय आरक्षित हैं? तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, 29 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायतों से संबंधित है? अब आपको देखना है कौन सा कार्य है जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। देखिए इसमें कृषि विस्तार, भूमि सुधार, मत्स्य उद्योग, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपरोक्त सभी ये 11वीं अनुसूची में आते हैं। किस में आते हैं? 11वीं अनुसूची के 29 विषय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? अब आपको बताना है कौन सा कार्य है जो ग्राम पंचायत का नहीं है। देखिए इसमें सांस्कृतिक क्रियाकलाप, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अग्निशमन सेवाएं। अग्निशमन सेवाएं तो फ्रेंड्स याद रखिए ये 12वीं अनुसूची का विषय है। किसका है? 12वीं अनुसूची का विषय है। इसका आंसर डी सही है, अग्निशमन सेवाएं किस अनुसूची का विषय है? 12वीं अनुसूची का विषय है। नगर पंचायत का कार्य है। किसका कार्य है? नगर पंचायत का कार्य है। ग्राम पंचायत के कार्य में सांस्कृतिक क्रियाकलाप, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? अब आपको देखना है 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है, यानी कि 29 विषय में कौन सा विषय शामिल है। देखिए, गंदी बस्ती सुधार, सड़कें और फूल, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, ये फ्रेंड्स सभी किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची से। किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची से। ये फूल नहीं फ्रेंड्स, पुल है, ठीक है। ये सभी 12वीं अनुसूची से संबंधित हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 11वीं अनुसूची का विषय है। किसका है? 11वीं अनुसूची का विषय है। इसका आंसर डी सही है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए फ्रेंड, बताइए पंचायती राज व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यानी कि सभी सम्मिलित हैं, यानी कि सभी सम्मिलित हैं। इसका आंसर डी सही है, सभी है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग सिद्ध हुआ। आपको बताना है वो कौन सा संविधान संशोधन है। देखिए, ये सबसे सरल क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। पंचायतों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन 1992 में, कब? 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया? बहुत सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 1000 जनसंख्या पर कितने? 1000 जनसंख्या पर, 1000 जनसंख्या पर कितने सदस्य होते हैं? ये भी आपको मालूम होगा, 9 सदस्य होते हैं। 1000 से 2000 की जनसंख्या पर 11 सदस्य होते हैं। 2000 से 3000 की जनसंख्या पर 13 सदस्य होते हैं। और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। यानी ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान कितनी जनसंख्या पर किया गया? 1000 जनसंख्या पर। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? देखिए फ्रेंड, बताइए कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? ये भी फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा? भाग 9 जोड़ा गया, यानी कि इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है, याद रखिए फ्रेंड्स। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में पंचायती राज से संबंधित एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों गठन का प्रावधान किया गया? देखिए, इसमें बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये किसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत समिति का गठन किस नियमावली के अनुरूप होता है? देखिए, इसमें बताइए उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत समिति का गठन किसका? ग्राम पंचायत समिति का गठन किस नियमावली के अनुरूप होता है? तो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, 2002 के तहत। किसके तहत? 2002 के तहत। इसका आंसर सी सही है, 2002 के तहत। सरकार ने 13 सितंबर 2002 को ग्राम पंचायत समिति संबंधी नियमावली जारी की। कब जारी की? 13 सितंबर 2002 को। इसको भी याद रखिए, पूरी डेट याद रखिए, 13 सितंबर 2002 को। इससे पूर्व इससे संबंधित अधिसूचना वर्ष 1999 में जारी की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पंचायत समिति गठन किस नियमावली के अनुरूप होता है? 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? अब आपको बताना है, ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? सर्वसम्मति से, मतदान द्वारा, हाथ उठाकर, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। सर्वसम्मति से, मतदान द्वारा, हाथ उठाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई? देखिए अपने बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा है। उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई? तो फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखिए, 6 समितियां हैं। कितनी समितियां? 6 समितियां। इन 6 समितियों को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नियोजन एवं विकास समिति, कौन सी समिति है? नियोजन एवं विकास समिति। शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन समिति। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन समिति। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? देखिए, इसमें बताइए, शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान होता है। इसमें देखिए, शिक्षा समिति का सभापति प्रधान होता है। इस समिति में 6 अन्य सदस्य होते हैं। इस समिति में 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अनुसूचित जाति या जनजाति का, एक महिला सदस्य, एक पिछड़ा वर्ग से अनिवार्य होता है। इस समिति में 7 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसको भी याद रखिएगा, इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं।
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में संयुक्त समिति के गठन का उल्लेख है? देखिए इसमें बताइए संयुक्त समिति के गठन का उल्लेख किस धारा में है? तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 30 में है। किसमें? धारा 30 में है। अधिनियम की धारा 30 में संयुक्त समिति के गठन का उल्लेख किया गया। इस धारा में स्पष्ट किया गया कि 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें समान अभिरुचि के विषय पर कार्य करने के लिए संयुक्त समिति का गठन कर सकती हैं। किसका गठन कर सकती हैं? संयुक्त समिति का गठन कर सकती हैं। किस धारा के तहत? धारा 30 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? कितना सरल क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड बताइए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड बताइए, निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति एक साथ किन किन पदों को धारण कर सकता है? ग्राम पंचायत का प्रधान या न्याय पंचायत का पंच, एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य व न्याय पंचायत का पंच, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी सही है। कोई व्यक्ति एक से अधिक पद धारण नहीं कर सकता। इसमें देखिए, इनमें से कोई एक पद ही धारण किया जा सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसे पदों को भरने के लिए चुना गया हो जिन्हें वह एक साथ धारण नहीं कर सकता। एक से अतिरिक्त सभी पदों को रिक्त किए जाने की व्यवस्था नियमों में से की जाती है। रिक्त किए जाने की व्यवस्था नियमों में से की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, एक से अधिक पद धारण नहीं कर सकता, यानी कि एक ही पद धारण कर सकता है। इसका आंसर डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।